हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। हम हमारा सोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और लेट्स कंटिन्यू विद इट। हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। सोल्यूशन में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइसोट्रोपिक मिक्सचर, ये सब हमने सेक्शन ए में कवर किया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी हम कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पूरी कंप्लीट नहीं करी थी। हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया। अब हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक बात याद रखना कि हम क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ताकि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम निकाल सकें इजीली। ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो बहुत पहले पढ़ भी रखा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेसिकली हम ऐसे समझते हैं, तो हमारे पास एक कंटेनर है और एक और कंटेनर है। रुको, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टंकी है, यहाँ पर वाटर मैं डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी डालना शुरू किया। क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर सब पानी का लेयर एक ही जगह पे जहाँ मैं डालते जा रही हूँ वहाँ बनते जाएगा और यहाँ कुछ नहीं होगा? या फिर ऐसा होगा कि ये वाटर इक्वली यहाँ पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर वाटर बटना शुरू हो जाएगा रादर देन एक ही जगह पे स्टैक होना। तो आप देखोगे कभी तो वाटर आप एक तरफ से डाल रहे हो बाल्टी में और वो पूरी बाल्टी में ऐसे इक्वली फैलते जाता है, रादर देन कि एक ही जगह पे एक पहाड़ बन जाए और दूसरी जगह कुछ भी नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और इस तरफ क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सोल्यूशन का हमारा ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है हमारा वाटर, और यहाँ पर हमारा कम अमाउंट में, तो हाई से कम की तरफ मूव करेगा। जैसे हमारा अगर यहाँ पर एक स्लोप है, मैंने स्लोप पे एक टायर रख दिया और कहाँ जाएगा ये? हाई से लो पे या लो से हाई पे? क्या ये ऐसे जाना शुरू कर देगा या फिर ऐसे जाएगा? इस तरफ ए की तरफ जाएगा या बी की तरफ जाएगा? ए की तरफ जाएगा, है ना। हाई से लो मूव करती है हमेशा चीज़ें। तो सेम तरह से यहाँ पर भी कुछ होगा, लेकिन अभी हम कंफ्यूज नहीं होते। तो हमारे पास मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई सोल्यूशन, मतलब मान लो कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं सारे, इस कंटेनर में भी और इस कंटेनर में भी इक्वल अमाउंट में। फिर मेरे पास इधर थोड़े से ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी हैं बट इधर ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोल्यूशन या सॉल्वेंट हमारा कहाँ मूव करेगा। हमारा सॉल्वेंट क्या है? ये हमारा सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करा है और ये हमारा सॉल्यूट रिप्रेजेंट करा है ग्रीन वाला। तो सोच के देखो सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है कंपैरेटिवली? यहाँ ज़्यादा है सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेगा? यहाँ से यहाँ, है ना। तो सॉल्वेंट का मोशन कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर याद हो हमने सॉल्यूशंस को कैसे पढ़ा था, तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? ऑफ सॉल्वेंट से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? ऑफ सॉल्वेंट। उस तरफ मोशन होगा हाई टू लो। बट ये जो कंटेनर है इसमें हमारा याद है हमने जो शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में रिलेटिव टर्म्स पढ़े थे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो ये वाली सोल्यूशन में क्योंकि ज़्यादा सल्यूट है इस वजह से ये कॉन्सेंट्रेटेड, इस वजह से ये वाली सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसको हम बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है यहाँ पर सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो लो से हाई नहीं। अब हमें ये बात में कंफ्यूज नहीं होना कि हम मोशन जो हो रहा है वो लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में हो रहा है, लो से हाई में हो रहा है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है। जहां पर कम सॉल्यूट है तो वहां पर रिलेटिवली सॉल्वेंट ज्यादा हुआ ना, तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हमारे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है। तो मोशन जो होगा वो होएगा तो हाई से लो, किसकी? सॉल्वेंट की मोशन की बात करें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई से लो। लेकिन हम हमेशा कैसे रेफर करते हैं? हम ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में ज्यादा है, नहीं। हम कैसे बोलते हैं? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना हम, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो हम हमेशा बोलेंगे कि ऑस्मोसिस, अब इसको हम लिखते हैं, ऑस्मोसिस क्या है? इट इज व्हेन अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ये वाली बात मैंने बताई नहीं अभी। यहाँ पर इनके बीच में मोशन कैसे हो रहा है? ये तो दो डिफरेंट बीकर हैं, दो डिफरेंट बीकर में कैसे मोशन हो रहा है? इनको किसी चीज से कनेक्ट कर रखा है, मान लो ये एक ही बीकर था, और इनको सेपरेट हमने एक चीज से कर रखा है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM लिख देते हैं अभी के लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे मोशन कर पाएगा, सिर्फ सॉल्यूट नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर पाएगा, इस वजह से ऐसे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज सेपरेटेड बाय या फ्रॉम a high concentrated solution by a semi permeable membrane, solvent
मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, कहाँ से मूव करेंगे, सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की नहीं पूछे, सॉल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब व्हेन दे आर सेपरेटेड, तो इसको हम एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कि अगर मान लो ये हमारा यहाँ पर दो सोल्यूशंस हैं जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, तो दो सोल्यूशन में एक हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेटेड है और एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला, ग्रेप्स इन वाटर। तो क्या किया हमने लिया एक ग्रेप और ग्रेप को डाल दिया पानी में। अब ये हमारे ग्रेप के पास मेम्ब्रेन होते, ग्रेप के हर एक सेल को हम विजुअलाइज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाहर है वाटर और ये अंदर ग्रेप के सोल्यूशन। अब सोच के देखते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेप के अंदर शुगर होगा या जो भी सॉल्ट्स होंगे उसके अंदर, शुगर होगी, और जो भी हमारा सल्यूट है, शुगर सल्यूट है या फिर और भी सारी चीज़ें होंगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन शुगर की या तो ना के बराबर है, तो कम बोल सकते हैं। ठीक है, और अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली होगा ना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वाटर का कंपैरेटिवली। रेशियो देखिए, इधर तो चीनी ऑलमोस्ट ना के बराबर है या है ही नहीं, और इधर तो वाटर ही वाटर है और इधर तो वाटर कम है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गई और ये हमारी लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गई। तो लो से हाई मूव होगा अंदर की तरफ, सारा जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, कम वाटर की तरफ सारा, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये जो हमारा बीच में था, ये हमारा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारी एक सोल्यूशन, ये हमारी दूसरी सोल्यूशन, और यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड, तो क्या होगा, मोशन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्लियर। तो इससे क्या रिजल्ट होगा कि जो ग्रेप्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ ग्रेप्स, फूल जाएंगे। बिल्कुल करके देख लेना, पानी में डालो ग्रेप्स को, कुछ घंटों बाद देखो फूले हुए ग्रेप्स मिलेंगे। सेकेंड हम क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा कि जो फ्लावर वाला है वो पानी डालते रहता है अपने फ्लावरों के ऊपर, तो देखते हैं क्यों करता है ऐसा। तो मान लो मेरे पास एक फ्लावर का पेटल या मेम्ब्रेन, जो भी हम मान रहे हैं, तो उसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके इंडिविजुअल सेल का, तो ये हमारा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाहर हमने क्या डाला, वाटर, और अंदर हमारा जाइलम का या फ्लोएम में वाटर और सॉल्ट्स घूम रहे होंगे। ठीक है, तो सोच के देखो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो से हाई मूवमेंट, ऑस्मोसिस हो गया, सेपरेटेड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर कोई सॉल्ट का मूवमेंट नहीं होता। ये बात को ध्यान रखना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, और जो सल्यूट है वो वहीं का वहीं रहेगा, तो इसमें कोई सल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर की तरफ पानी घुसते जाएगा। अब पानी अंदर घुसेगा तो क्या होगा, अगेन थोड़ा स्वेलिंग होगा, थोड़ा फूलेगा। फ्लावर के अंदर से पानी चले जाता है तो वो मुरझाता है, लेकिन जब उसके अंदर पानी होता है तो वो कितना अलाइव लगता है, तो ज़्यादा फ्रेश लगाने के लिए, टू लुक मोर अलाइव या मोर फ्रेश, हम स्प्रे करते हैं वाटर को ऑन फ्लावर्स। ठीक है, हमारा थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं पिकल बनाने का, मेकिंग पिकल। तो इमेजिन करो आपके पास एक मैंगो है, तो ये मैंगो के उसका सेल का मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाहर क्या है, बाहर हमने लिया वाटर और सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्राइन। हमने लिया ब्राइन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो यूजुअली कैसे बनाया, हमने मैंगो लिया, ये हमारा मैंगो है, और इस मैंगो को हमने नमक वाले पानी में डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत सारा नमक है उसमें डाल दिया। रॉ मैंगो है ये, रॉ मैंगो लिया और हमने उसको ब्राइन में डाल दिया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया। तो क्या होएगा, सोच के देखो, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है, ज़्यादा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये हमारी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गई और ये हमारी लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गई। मैंगो के अंदर भी चीज़ें होंगी, बट हमने बाहर इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दी कि चीज़ें जो हैं
चीज़ें क्या, वाटर बाहर मूव करने लग जाएगा जो हमारा सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस से सब बाहर में जाएगा और मैंगो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और हमें हमारा पिकल मिल जाएगा। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, रिंकलिंग फीट या हैंड व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर फॉर लॉन्ग। तो आपने देखा होगा, मान लो आप, ये आपका हाथ या जो भी है, मतलब आपके सेल्स हैं, ठीक है, आपके खुद के हाथ के पैर के या जो भी एरिया है उसके सेल्स हैं। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हम सबके पास मेम्ब्रेन है ना, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। बाहर हमारे पास क्या है, वाटर, और अंदर हमारे अंदर क्या है, ब्लड और वो सब टाइप की चीज़ें। अंदर हमारे ब्लड है और ब्लड में सॉल्ट होता है। वाटर में कहाँ सॉल्ट होता है, ब्लड में ज़्यादा सॉल्ट होता है ना, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। नमक वाले सॉल्ट की नहीं बात हो रही यहाँ पर, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो हमारे फीट में मतलब हमारे पैरों में, हमारी सेल्स में क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन HCS, और यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। लो से हाई मूवमेंट होगा अंदर की तरफ, सारा अंदर मूव करने लगेगा, ऑस्मोसिस होगा अंदर, और क्या होएगा, थोड़ा स्वेल हो जाएगा। इस वजह से मतलब अंदर के जो सेल्स हैं कुछ कुछ ऐसा फूल जाएंगे, लीडिंग टू रिंकलिंग। ठीक है। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। एक और लेते हैं, स्प्रेइंग वाटर ऑन ग्रीन वेजिटेबल्स। अब क्या करा हमने, मान लो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है, उसका सेल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमने उस पर वाटर छिड़का, सेम चीज़ ऐसा जैसा हमने फ्लावर में करा था, बिल्कुल सेम। ठीक है। हमारी ग्रीन वेजिटेबल में क्या हुआ, हमारी ग्रीन वेजिटेबल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्ट्स और वो सब की, बाहर क्या होगी, कम होगी। लो से हाई मूव करेगा, नीचे अंदर ऑस्मोसिस हो जाएगा, ऑस्मोसिस से क्या होगा, फूल जाएगा। तो द वेजेस या वेजिटेबल्स लुक मोर फ्रेश लगेंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सिक्स्थ, अभी थोड़ा बड़ा एग्जांपल है। तो एनिमल सेल की में ऑस्मोसिस की बात करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ डेटा यूज़ करूँगी ऐसे एग्जाम्पल के बेसिस पे, तो उससे ऐसा डेटा मान के मत चलना कि हमें याद करना है, इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए। तो मान लो मेरे पास एक रेड ब्लड सेल है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल। ठीक है। तो मान लेते हैं इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻⁶ मोलर। अब मैंने क्या किया, इस RBC को लिया और डाल दिया एक सोल्यूशन में, RBC इन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन, मान लेते हैं 10⁻⁻⁻1 मोलर। याद रखना ये पावर माइनस में, तो ये कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है कंपेयर टू दिस। ठीक है। तो क्या किया मैंने अपना RBC लिया, उसको एक सोल्यूशन में डाला, और उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलर, और RBC के अंदर क्या सोल्यूशन है, 10⁻⁻6 मोलर। तो किसके अंदर ज़्यादा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। क्या होगा, लो से हाई में ऑस्मोसिस होगा, सारा वाटर बाहर निकलेगा, तो सारा का सारा वाटर लूज करेगा सेल, और कुछ ऐसा सा हो जाएगा, बेसिकली सेल श्रिंक्स, बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा, ऑस्मोसिस से सारा वाटर लूज कर देगा। हाँ, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली बात, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला बात समझ आया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस RBC को इन प्योर वाटर डाल दिया। तो प्योर वाटर का तो मतलब क्या है, ऐसा सा जैसा फीट में करा था ना, बिल्कुल वैसा होगा। तो प्योर वाटर में तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन, अंदर क्या होगी, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और क्या होगा, लो से हाई मूवमेंट, ऑस्मोसिस। ठीक है, और अंदर पूरा भर जाएगा, क्या होएगा, पानी भर जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, बायो में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, 10th में कभी। ये सेल है, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट में सेल वॉल नाम की भी एक चीज़ होती है। तो ये ना रेजिस्ट करता है। तो अब जैसे मान लो मेरे पास एक बलून है और मैं इसे फुलाती हूँ, तो ये इवेंचुअली मैं बस फुलाते जा रही हूँ, जब वाटर भरते जा रही हूँ तो फट जाएगा इवेंचुअली। बट मान लो मैंने इसके ऊपर एक और बलून का लेयर चढ़ा दिया, 2 बलून हैं और मैंने उनमें वाटर भर लिया, इकट्ठे ऐसे 2 के 2 हैं स्टैक में, तो ज़्यादा फूलने के बाद फटेगा। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि एक और डाल दूंगी तो और ज़्यादा प्रेशर झेल पाएगा, और ज़्यादा वाटर भर पाओगे इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर का जो कैपेसिटी है, उसके अंदर का जो अंदर से जो वाटर उस पर फोर्स लगा रहा है उसकी वॉल्स पे, वो ज़्यादा झेल पाएगा ना,
अगर एक मेम्ब्रेन है कंपेयर 2 मेम्ब्रेन है कंपेयर 3 मेम्ब्रेन है तो वो ज़्यादा वाटर को रेजिस्ट कर पाएगा और फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। तो इस वजह से हमारा तो सेल ज़्यादा पानी भरेगा तो फट जाएगा। तो इस आरबीसी के साथ कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता तो इवेंचुअली स्वेल होते होते फट जाता है पूरा का पूरा। ऐसे इसके अंदर का सारा कंटेंट्स बाहर लीक हो जाएगा, सब फट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा। तो सेल टेक्स इन water by osmosis, swells and eventually bursts। ठीक है, तो यहाँ पर भरने लगेगा फिर फट जाएगा। पर अगर मानो अभी इसमें मैंने क्या करा, इसको मैंने एक ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा या लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा। अब मैंने क्या करा, इसको सेम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दिया, आरबीसी इन इक्वल कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो मेरा ये है आरबीसी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर, बाहर जो पानी है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻6 मोलर कर दिया। मतलब उसमें मैंने कुछ मिला के कोई सोल्यूशन बना दी। तो क्या होएगा, पानी अंदर आएगा, पानी बाहर जाएगा, हाँ, लेकिन जितना अंदर उतना बाहर, ऐसे फ्री मूवमेंट हो रहा होगा। जैसे हमारे टब में अगर तुम पानी भर दो उसके बाद वो पानी ऐसे फ्रीली मूव कर रहा होता है इधर उधर उधर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ज़्यादा भर जाएगा या यहाँ कम भर जाएगा, नहीं, इक्वली रहता है। नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर मूव करते रहता है, लेकिन जितना इधर मूव करता है उतना ही उधर मूव करता है। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहाड़ इधर नहीं बनता, कोई इधर कम नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से। तो नो नेट ऑस्मोसिस, तो टेक्निकली कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा होता, नेट ऑस्मोसिस। हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स को किसी ने इधर उधर जाने से रोका नहीं है, बस इतना बोला कि जितना इधर जाओ उतना ही उधर जाओ। ठीक है, इट्स लाइक एन एक्सचेंज ऑफर। तो इस वजह से कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं होता। बात थोड़ा सा फोकस करेंगे किस बात पे, नेट ऑस्मोसिस नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें आरबीसी का सारा समझ आया कि अगर हम उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, अगर हम इक्वली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा लगा कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम उसे प्योर वाटर में डाल देंगे यानी उससे कम कॉन्सेंट्रेटेड वाली सोल्यूशन से, तो वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बेसिकली तो हमने अभी याद है क्या पढ़ना था, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है वो क्या है, ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर पे आता है। ये सारे एग्जाम्पल्स थे ऑस्मोसिस के। तो हमारे पास एक अगेन कंटेनर है, कंटेनर में हमने बीच में घुसा दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। इधर हमारे पास ये सॉल्वेंट हमारा, ठीक है, और अब इसमें हमने मान लो शुगर डिसॉल्व कर दी, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स भी बीच में। अब क्या होगा सोच के बताओ, इतना तो पढ़ा ही दिया, क्या होगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस होगा। अभी ऑस्मोसिस के लिए ये हमारा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है, दरवाज़ा है। तो इस दरवाजे को ठोक ठोक के इस पर कोई प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस दरवाजे से पास करने के लिए इसे ठोकना पड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसकी वॉल्स पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है। अब इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स और ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल्स, हमारी सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड और एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड और एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए हमारे सॉल्वेंट को यानी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेशर लगाना पड़ेगा। इमेजिन करो आप एक कंटेनर में बंद, ठीक है, आपको इस कंटेनर से बाहर निकलना, तो आप क्या करो, जो भी आपको बाहर से दूर कर रहा है, जो भी आपको बाहर की सराउंडिंग से दूर कर रहा है, उस चीज को आप तोड़ने की कोशिश करोगे। अगर कोई दरवाजा है तो आप उस दरवाजे को तोड़ोगे और फिर क्रॉस करोगे, राइट। तो वैसे ही ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस पे प्रेशर लगाएंगे, जिसने उससे सेपरेट कर रखा है दूसरी सोल्यूशन से। किसने सेपरेट किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे वो जोर लगाएंगे और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इस प्रेशर को होता है। और इसका हम एक और डेफिनेशन बाद में भी सीखेंगे, अभी हम इसी से डील करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है द प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कौन अप्लाई कर रहा है, सॉल्वेंट, याद रखना, सॉल्वेंट। टू गो, कहाँ जा रहे हैं, टू गो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
तो किसने लगाया? सॉल्वेंट ने। क्यों लगाया? क्योंकि उसे लो से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाना था। और किस पे लगाया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे। 3 चीजें याद करनी है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इमेजिन करो कि ये कंटेनर है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमारी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हमारी लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या होएगा? यहाँ से ऑस्मोसिस होगा लो से हाई, तो क्या लगेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इधर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इमेजिन करो इस चीज़ में मैंने एक पंप लगा दिया, एक प्रेशर का पंप। यहाँ पर हमारा पिस्टन है, तो ये हमारा प्रेशर पंप। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे सोल्यूशन पे प्रेशर लगाएगा और सोल्यूशन इन टर्न कहाँ प्रेशर लगाएगा? यहाँ, ऐसे। तो बेसिकली ये सोल्यूशन भी वॉल्स पे प्रेशर लगाने लग जाएगा। तो अब एक और बात समझते हैं, अगर मान लो पी एक्सटर्नल, ये जो हम पंप से लगा रहे हैं, पी ऑस्मोटिक के इक्वल हो गई तो क्या होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो ये हमारी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है HCS और हमारी लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है LCS। इससे जो प्रेशर लग रहा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, तो वाटर तो उतना ही प्रेशर लगाता रहेगा कॉन्स्टेंटली। तो मान लो 10 पास्कल का प्रेशर लगा रहा है हमारा वाटर या जो भी सॉल्वेंट है, और ये इस तरफ हमारा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में प्रेशर जो है वो 8 पास्कल के इक्वल है, ठीक है, हम जो प्रेशर पंप से लगा रहे हैं। तो सोचो नेट मूवमेंट किधर होगा? अगर इस तरफ 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा है और इस तरफ 8 पास्कल का लग रहा है, तो कहाँ मूवमेंट होगा? नेट इस तरफ मूवमेंट होगा। तो अभी भी मॉलिक्यूल जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, अभी भी ऑस्मोसिस चल रहा है, कम चल रहा है। कितने प्रेशर से जाएंगे? 2 पास्कल के प्रेशर से इधर मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमने प्रेशर इवेंचुअली इंक्रीज किया, तो मान लो 9 पास्कल कर दिया, ये वाला तो कांस्टेंट ही रहेगा 10 पास्कल, ठीक है। तो अब इधर लग रहा है 9 पास्कल, इधर लग रहा है 10 पास्कल, क्या होएगा? अभी भी इधर ही मूवमेंट होगा नेट, कितने से? 1 पास्कल की प्रेशर से, ठीक है। अब एक और करके देखते हैं, मान लो हमने थोड़ा और इंक्रीज करके 10 पास्कल कर दिया और ये वाला भी 10 पास्कल है प्रेशर, तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो अब क्या होएगा? अब कोई मोशन नहीं होगा, अब कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से इक्वल है, तो नेट फ्लो 0 होगा। तो जब P एक्सटर्नल और P ऑस्मोटिक इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा P एक्सटर्नल है, ये हमारा P ऑस्मोटिक है, जब टोटल प्रेशर इधर से और उधर से इक्वल लग रहा है, तो ये नेट फ्लो 0 हो जाएगा। एक और बात समझते हैं, चलो इमेजिन करो कि अब देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर जिस पे नेट फ्लो 0 हो गया, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, कि हमने इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तभी तो नेट फ्लो 0 हुआ। तो जितना नेट फ्लो अगर तो जब नेट फ्लो 0 हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा ना एक्सटर्नल प्रेशर। सोच के देखो, इसको एक और तरह से समझते हैं। तो मान लो मेरे पास एक बड़ा सा रॉक है, या मान लो एक बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, हमारे पास एक तरफ एक बच्चा है और ये बच्चा यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है इस बॉक्स पे, तो ये बच्चा प्रेशर लगा रहा है और बॉक्स इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। फिर अब मेरे को पता नहीं है बच्चा कितना प्रेशर लगा रहा है, और मैंने ना बोला कि मेरे को ना तुम्हें कुछ कनेक्ट करने दो और मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम कितना प्रेशर लगा रहे हो इस बॉक्स पे। बंदा कहता है नहीं मैं तो नहीं लगा, मेरे को छो भी मत, कोरोना चल रहा है, मेरे को नहीं छो। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक अपना कोई और भेज दिया और ये यहाँ पर प्रेशर लगाने लगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ इस तरफ प्रेशर लगा रहा है। अब ये बच्चा तो मुझे चेक करने ही नहीं दे रहा, तो मैंने क्या कहा, मैंने इस बच्चे को लगा दिया, मैंने कहा तू धक्का मार जब तक ये बॉक्स रुक जाए। अभी क्या हो रहा है, ये इधर प्रेशर लगा रहा है बच्चा और ये वाला इधर लगा रहा है। इसने अभी थोड़ा, इसने मेरे वाले ने, मान लेते हैं इनका नाम दे देते हैं, तो ये ए मुझे टच नहीं करने दे रहा अपने आप को, और मैंने कहा कि बी जा, तेरे को मैंने तेरे को कनेक्ट कर दिया मशीनों से और पता चल जाएगा कि तू कितना प्रेशर लगा रहा है। तो बी गया, बी ने जाके प्रेशर लगाना शुरू किया, बी ने प्रेशर लगाया और ये ए जो है ये कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है, ए हमारा कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है, ये हिल नहीं रहा, बी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अभी भी जो बॉक्स है वो इधर ही मूव कर रहा है, स्लो हो गया लेकिन अभी भी इधर ही मूव कर रहा है। मैंने कहा बी प्रेशर बढ़ा, बी ने प्रेशर बढ़ाया, फिर और स्लो हो गया लेकिन अभी भी उधर ही मूव कर रहा है। तो मैंने कहा बी और प्रेशर लगा, तो बी और प्रेशर लगा, तब इवेंचुअली ऐसा प्रेशर मैंने बी को तब रोका जब दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों इतना जोर लगा रहे हैं, ये इधर से जोर लगा रहे हैं, इधर से जोर लगा रहा है, लेकिन बॉक्स कहीं नहीं जा रहा, बॉक्स वहीं का वहीं खड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इस पॉइंट पे इसने और इसने जो फोर्स लगाया वो इक्वल हो गया और एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, है ना। तो जो दोनों ने प्रेशर लगाया वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो मैंने मेजर कर लिया इससे कुछ कनेक्ट करके मशीन को कि ये कितना प्रेशर लगा रहा है।
और अब मुझे पता चलेगा कि ए एक्चुअली कितना प्रेशर लगा रहा था। तो मुझे ए कितना प्रेशर लगा रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे बी से ही एग्जैक्टली उतना प्रेशर लगवाना पड़ा। और कंफर्म कैसे हुआ कि इस टाइम ये दोनों सेम प्रेशर लगा रहे हैं, जब ये बॉक्स हिलता हुआ बंद हो गया। तो अगर हम इसे अपनी इस वाली सिचुएशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निकली क्या प्रेशर है, जो हमारा लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगा रहे हैं, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते वो। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक प्रेशर पंप लगवा दिया। ये हमारा बी है, बी की तरह एक्ट कर रहा है, और ये हमारा ए की तरह। तो ये हमारा बी, हमारा जो प्रेशर पंप है वो प्रेशर लगाने लगा, और हमने तब तक उससे प्रेशर बढ़वाते गए जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो गए। जब वो दोनों इक्वल हो गए हमने देखा नेट फ्लो 0 हो गया। नेट फ्लो 0 इसका मतलब क्या है कि पी एक्सटर्नल और पी ऑस्मोटिक इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, हमें पता चल गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक तो हमने इस तरह से डिफाइन किया कि प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन टू गो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पर हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इट इज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड at high concentrated solution to prevent the flow of solvent molecules from low concentrated solution to high concentrated solution through semi permeable membrane। तो बात समझ आई। अभी यही समझाया था कि मिनिमम प्रेशर जो लग रहा है एट किस पे लगाया हमने, देखो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे लगाया। प्रेशर किस पे लगा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे। क्या करने के लिए, क्यों लगाया, टू प्रिवेंट क्या, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी ऑस्मोसिस प्रिवेंट करने के लिए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो कितना प्रेशर लगाया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, सिंपल बात में ये बोल दिया जा सकता। तो ये वाली डेफिनेशन हम यूज करेंगे लेकिन, ठीक है। अब सोच के देखो, हमने अभी तक तो क्या किया, हमने ये 10 पास्कल का 10 पास्कल इक्वल लगवा दिया। मान लो मैंने बी को बोल दिया था कि और प्रेशर लगा, बैठ के और प्रेशर लगा, तो क्या होता, बॉक्स इनिशियली यहाँ मूव कर रहा था और अब यहाँ मूव करने लग जाता। ठीक है, अब इस बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लो हमारी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ये लो कॉन्सेंट्रेटेड कितना लगा रही थी, 10 पास्कल। मान लो मैंने हाई वाली के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर 12 पास्कल तक का कर दिया, तो क्या होगा, ये प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस वजह से क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो समझते हैं क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। एक्चुअली यही होता है जो आरओ प्योरीफायर्स में यूज होता है। तो हमने क्या किया, ये मान लेते हैं इस तरह से। इस बार हमारा सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बीच में हमने लगा दिया हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस तरफ हमारा 2 सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये हमारी लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है मान लेते हैं। इसके अंदर डाला प्योर वाटर, तो लो कॉन्सेंट्रेटेड। इसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट भी डाल दिया, तो एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन गई। तो हमारे मान लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। अब हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यही तो किया हमने अभी। देखो इस वाले में दिस इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर करा। अब सोच के देखो क्या होगा, मोशन इस तरफ होना शुरू हो जाएगा। ऑस्मोसिस किधर हो रहा था, इधर, ये ऑस्मोसिस था, तो ऑस्मोसिस का ऑपोजिट हो रहा था। इस वजह से हम इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए, और इसी तरह से बोलने से भूलना मत, डीसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर। प्लीज ऐसे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर मत बोलना, मतलब सेम है, बट डीसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर गिव्स की, है ना, बड़ी क्लास में प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर थोड़ा ना बोलोगे। तो अगेन हमारे पास इसको हम डीसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ये साथ में डायग्राम बना देना, इसको समझाने के लिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया, यहाँ पर हमारे पास है इम्प्योर वाटर और यहाँ पर है हमारा वाटर। तो अब बताओ कौन सा कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑस्मोसिस कहाँ होगा, यहाँ, लेकिन हम ऑस्मोसिस की बात नहीं कर रहे। हमने लिया प्रेशर पंप, पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी ऑस्मोसिस, ऐसा लिखोगे, और फिर ये इस तरफ मूव होने लग जाएगा। तो इम्प्योर वाटर में से, क्योंकि मैंने बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट ही ट्रैवल कर सकता है, सॉल्यूट नहीं कर सकता, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर हो जाएंगे, और मतलब ये वाले कंटेनर में आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास प्योर वाटर आ जाएगा, और इस वाले कंटेनर से सिर्फ सॉल्यूट बचेगा। मतलब जब तक दोनों इक्वल उस पर नहीं आ जाते, जैसे जो हमने पढ़ा नहीं था आरबीसी में, जब आरबीसी को सेम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं, तो जब तक दोनों सोल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, तब तक वाटर उस तरफ मूव करते रहेगा।
जैसे मैंने बताया था कि अगर मैंने वाटर इधर पोर किया तो ऐसे थोड़ी ना कि इधर से पोर करूंगी तो इधर ही जाते जाएगा, यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इतना जाएगा कि दोनों का लेवल जो है वो इक्वल बैठे। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, इम्प्योर वाटर वाली सोल्यूशन और ये वाटर वाली सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो तब तक ये उधर जाते रहेगा, तब तक रिवर्स ऑस्मोसिस कंटिन्यू होगा। लेकिन इस केस में तो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो इस केस में तो हम बढ़ाते रहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर को और वाटर को उधर धक्के मारते रहेंगे। ठीक है, वो जो मैं बोल रही थी वो ऑस्मोसिस के लिए होता है, ये हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो भूलना नहीं। ओके, अब इतनी देर से हम समझ गए कॉन्सेप्ट है पूरा। अब उसके फॉर्मूला, मैथमेटिकल चीज पे आते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी है, पता होगा, PV = nRT। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, सोच के देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है पाई से, तो हम P को पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। V = nRT, तो पाई का क्या वैल्यू हो जाएगा, पाई = nRT/V। ठीक है, अब एक तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। दूसरा, इसको हम एक और तरह से थोड़ा खोल के लिख सकते हैं। तो N क्या है हमारा, N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, WB/MB लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे बाकी के RT/V। तो WB हमारा गिवन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये टेम्परेचर, इसको याद रखना, केल्विन में डालेंगे स्टैंडर्ड। तो ये पाई की जगह कहीं कहीं P भी यूज हुआ जा सकता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूलाज है, ये या ये दोनों में से कुछ भी याद कर लो। अब जैसे हमने रिलेशन करा था RLVP और मोलालिटी का, इस बार हम करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलारिटी R। ठीक है, तो पाई = nRT/V, ये तो हमने निकाल ही लिया। आपको पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला याद है, तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने ऐसे फिर करा था एक्सपैंड करके, WB/MB × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये एक्चुअली लीटर में होता है और हमने 1000 ऊपर लगाया था क्योंकि हमने ml में लिखा है, और ये हमने गिवन मोल्स को कर दिया, खोल दिया। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो गिवन मोल्स क्या बोल सकते हैं उसे, N, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, V। तो इधर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है NV, तो NV को हम क्या लिख सकते हैं, M, और बाकी का RT। तो पाई = mRT। ये आ गया हमारा रिलेशन। पहले हम ना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, फिर मैं R की वैल्यू के बारे में बताती हूँ। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन होती है, एक होती है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और एक होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। 3 तरह की। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होती है, अब हमें सिर्फ ब्लड वाले से भी याद कर सकते हो। तो ब्लड में हमने तीनों केसेस देखे थे। तो क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर बाहर और अंदर, या हमारी ये मान लेते हैं 2 कंटेनर है, ये हमारी सोल्यूशन A, ये हमारा सोल्यूशन B। ठीक है, और इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पाई A = पाई B। और वैसे हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तो MA/RT तो कांस्टेंट ही होगा, MB/RT अगेन दोनों का सेम होगा, तो RT काट दें, तो MA = MB। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, किसके लिए है, स्पेसिफिकली आइसोटोनिक के लिए, सिर्फ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन कैसी सोल्यूशन है, जिसमें पाई A = पाई B, दैट इज दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिनको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। ठीक है, अब दूसरा केस है हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में हमारी पाई A > पाई B, तो इसका मतलब यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एक सोल्यूशन का, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन A इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसी सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। तो हाइपोटोनिक कौन सी सोल्यूशन हो जाएगी, इस केस में हाइपोटोनिक जो होगी वो होगी B। हम ऐसे लिख सकते हैं, इस केस में अगर हमें A को बनाना है तो A इज हाइपोटोनिक। तो जिस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक,
और जिस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसी सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इमेजिन करते हैं मैं इसको कैसे याद करती हूँ। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन को, ये मान लो मेरा कुछ भी है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर मैंने इसे रखा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सी सोल्यूशन हुई, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली। तो हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, मूवमेंट लो से हाई, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव इंसान का होता है सुकड़ा, तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, श्रिंक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में हो वो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अंदर वाली ये जो बाहर वाली सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर के कंपैरिजन में। तो क्या होएगा, अंदर मूवमेंट हो जाएगा, अंदर मूवमेंट से क्या होएगा, क्या होएगा सोच के देखो, स्वेलिंग हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक, हाइपो बोलने में ही मुंह सूज जाता है, तो हाइपोटोनिक में स्वेलिंग हो जाती है। मैं इस तरह से याद करती हूँ कि हाइपरटोनिक में श्रिंकिंग होता है और हाइपोटोनिक में स्वेलिंग होता है। हाइपो पो बोलते हुए मुंह स्वेल होता है, इस वजह से हाइपोटोनिक में स्वेलिंग होता है। तो बाहर का सोल्यूशन उस केस में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और इस केस में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड। ऑस्मोसिस के लिए हमें बस 3 चीज़ें याद रखनी है ध्यान से। नंबर 1 कि हमें एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, नंबर 2 एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, और नंबर 3 एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उन दोनों को सेपरेट करता हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑस्मोसिस कहाँ से होता है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने धीरे धीरे इंक्रीज किया, इक्वल है तो उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल दिया डिफरेंट डेफिनेशन से, उससे बढ़ा दिया, उससे भी बढ़ा दिया एक्सटर्नल प्रेशर को, तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। और फिर अब हम इसके फॉर्मूलाज देख रहे थे, ठीक है। अब बस ये खत्म हो गया, एक चीज डिस्कस करनी थी, वैल्यू ऑफ आर। तो ये आर हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। अभी देखो हमारे फॉर्मूलाज में आया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ यहाँ और मोलैरिटी, और इसमें भी यहाँ पर आया। तो इसको हम क्या यूज करेंगे, एक बार इसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मान लो इफ, तो हमारा फर्स्ट केस है इफ पी यानी हमारा प्रेशर इज इन एटीएम और हमारा वॉल्यूम जो है वो लीटर में, तो कौन सा वैल्यू यूज करोगे, 0.821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। मोल तो मोल रहेगा, और हम वॉल्यूम का चेंज कर सकते हो, प्रेशर का चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। दूसरा केस इफ पी बार में है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाला वैल्यू यूज करना। थर्ड, अगर मान लो प्रेशर पास्कल में दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दिया जा सकता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फिर कौन सी वैल्यू यूज करोगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये आर की वैल्यूज का डिस्कशन होगा, ये 3 वैल्यू में से कोई भी यूज करना डिपेंडिंग ऑन कि क्या किस में गिवन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ऑस्मोटिक प्रेशर के टॉपिक से रिलेटेड, ये 3 क्वेश्चंस। मैंने और भी क्वेश्चंस दिए थे लास्ट वीडियो में, तो इनको और उनको सबको कंप्लीट करके रखो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को डिस्कस करने वाले हैं साथ में। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा और आपसे कुछ क्वेश्चन ये हो रहे होंगे, बट हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।